हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक है। आज मैं माई सेल्फ विष्णु सामोत्या, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मेहता पीजी कॉलेज से। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आपका लेक्चर होगा आज का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज अपन पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्या क्या अपने पास टॉपिक्स है, किस किस टॉपिक्स को अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अपन अपना अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपके पास टोटल कितनी यूनिट होगी? 5 यूनिट से आपके पास रिप्रेजेंट होगी। फर्स्ट यूनिट होगी आपके पास कौन सी होगी? फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट एंड 5th यूनिट। टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास 5 यूनिट होगी। टोटल आपका जो पेपर मार्किंग होगा वो कितना होगा? 33 मार्क का क्या होगा? 33 मार्क्स का क्या होगा? पेपर्स होगा। ठीक है ना। टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन क्या करने होंगे? सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना क्या होता है? एग्जामिनेशन होता है। तो सबसे पहले आपके पास होती है आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास होता है आयनिक बंध। पहली यूनिट है उसका नाम है आयनिक बंध। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग। इसमें अपन डिफरेंट टाइप्स के आयनिक बंधों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आयनिक बॉन्ड जिसमें आपके पास मेटल इंटरेक्शन बॉन्डिंग हो सकता है। ठीक है, मेटल वीक इंटरेक्शन हो सकता है। मतलब आयनिक बंधों का क्या करेंगे? इसमें फॉर्मेशन करेंगे। मतलब आयनिक बंधों के बारे में पढ़ेंगे, आयनिक बंध कैसे बनते हैं, आयनिक बंधों का निर्माण। ठीक है, क्रिस्टल में आयनिक बंधों को देखना होगा। तो डिफरेंट टाइप्स के आयनिक बंधों को इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेकंड अपने पास है यूनिट है जिसमें है कोवैलेंट बॉन्डिंग, सहज संयोजक बंध। सेकंड यूनिट कौन सी है? सहज संयोजक बंध। सहज संयोजक बंध, इसमें अपन पढ़ेंगे सहज संयोजक बंध। क्लियर कि सहज संयोजक बंध क्या होते हैं, सहज संयोजक बंध किस प्रकार के होते हैं और सहज संयोजक बंध का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसकी सहज संयोजक बंध के द्वारा अपन किसी कंपाउंडों की कैसे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर भाई? ठीक है, सहज संयोजक बंध। और इसी में एक पार्ट है आपके पास, वो आपके पास रहेगा सहज संयोजक बंध में आपके पास वीवीटी और एमओटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसको अपन यहाँ से अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपके पास 2 यूनिट होगी। जो तीसरी यूनिट आपके पास रिप्रेजेंट करेंगे वो आपके पास होगी एस ब्लॉक। कौन सी होगी? एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, जो तीसरी यूनिट है उसका नाम क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, या और उसका जो सेकंड पार्ट होगा पी ब्लॉक एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट यूनिट आपके पास आयनिक बंध होगी, सेकंड यूनिट आपके पास सहज संयोजक होगी, थर्ड यूनिट होगी आपके पास एस ब्लॉक या पी ब्लॉक। क्लियर? और आपके पास फोर्थ यूनिट होगी, वो होगी आपके पास सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक। इसमें ओनली आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, लेकिन जो आपके पास फोर्थ यूनिट होगी उसमें जो कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड्स होंगे उनके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को उनको क्या करेंगे अपन यहाँ से डिटेल से डिस्कस करेंगे। सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ important compounds of P block element, सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। और जो लास्ट वाली आपके पास यूनिट होगी उस यूनिट का नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री या रेडियो केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री या रेडियो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री या रेडियो केमिस्ट्री। इसको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री या रेडियो केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास एक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नोबल गैस है। नोबल गैसेज कंपाउंड्स भी आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपके पास 5 यूनिट है। अभी मैं मार्किंग की बात कर रहा हूँ। टोटल आपके पास एक यूनिट से 7 नंबर की मार्क, 7, 14, 7, 21, ठीक है, 28, 7, 35, तो एक 6 नंबर की मार्किंग होती है ना। एक होते हैं 7 से 21 और आपके पास ये होते हैं 12, मतलब 32, 33 का मार्किंग होता है। ठीक है, 33 की क्या होती है? टोटल मार्किंग होती है। जो पेपर होता है आपके पास 33 नंबर का आता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। 33 नंबर में से टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन में से एक पर यूनिट से आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। पर यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना पड़ता है जो कि 7 नंबर या 6 नंबर का रहता है। ठीक है ना। और सेकंड क्वेश्चन आपके पास उसी यूनिट से आता है, लेकिन अपन को अटेंड क्या करना पड़ता है? एक क्वेश्चन करना पड़ता है। ठीक है, तो अपन को उसी तरीके के अपन इसमें अपन ऑनलाइन क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से अपन को अटेम्प्ट रहे, अच्छा अपना क्वेश्चन रहे, अच्छा अपना पेपर रहे ना, अपना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कर सके, मतलब सब कुछ अपना बेस्ट रहेगा। तो इसके बाद में अपन अब स्टार्ट करते हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले अपन उठाएंगे यूनिट नंबर 2।
यूनिट नंबर सेकंड जिसको बोलते हैं सह संयोजक बंध। कौन सी पढ़ेंगे अपन? यूनिट नंबर सेकंड है सह संयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी में अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपन फर्स्ट सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। उस यूनिट का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड या सह संयोजक बंध। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स यदि मैं सह संयोजक बंध की बात करूं तो सह संयोजक बंध क्या होते हैं? सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि सह संयोजक बंध क्या होते हैं। तो सह संयोजक बंध अपन को बताना डेफिनेशन, उससे पहले अपन पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि सह संयोजक बंध क्या होते हैं। तो सह संयोजक बंध क्या होते हैं तो आप क्या बोलोगे कि यदि आपके पास किसी एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे मॉलिक्यूल या कंपाउंड को एक अपना इलेक्ट्रॉन लेकर या साझा करके दोनों का क्या होता है? एक बंध का निर्माण होता है। उस बंध को अपन बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे बंधों को क्या बोला जाता है? कोवेलेंट बंध बोला जाता है। या अपन ये कह सकते हैं कि सह संयोजक बंध वह बंध होता है, सह संयोजक बंध वह बंध होता है जिनका निर्माण दो या दो से दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। तो आप क्या कहोगे कि सह संयोजक बंध उस बंध को कहते हैं कि यदि दो परमाणुओं के आपस में इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाला बंध सह संयोजक बंध कहलाता है। और ये बंध एक अच्छा बंध होता है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होता है, क्योंकि साझा होता है भाई, दोनों का नुकसान होगा। अपन ये कह सकते हैं कि यदि ए आपके पास मॉलिक्यूल है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बी मॉलिक्यूल को देता है या बी मॉलिक्यूल अपना एक इलेक्ट्रॉन ए मॉलिक्यूल को देता है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? साझा होता है। और उस साझे के फलस्वरूप जिस बंध का निर्माण होता है उस बंध को कहते हैं अपने सह संयोजक बंध। क्या बोलते हैं अपने? वैसे बंध क्या कहलाते हैं? सह संयोजक बंध कहलाते हैं। क्लियर भाई? तो ऐसे बंधों क्या कहते हैं? सह संयोजक बंध कहलाते हैं। जैसे कार्बन परमाणु होता है, कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 4 इलेक्ट्रॉन में से वह किसी कंपाउंड को अपना इलेक्ट्रॉन देकर उनके बीच में क्या करता है? साझा करता है। और इस साजित बंधों के फलस्वरूप, इस साजित बंध के फलस्वरूप अपना इलेक्ट्रॉन लेकर या अपना इलेक्ट्रॉन साझा करने के फलस्वरूप जिस बंध का निर्माण करते हैं उस बंध में क्या होता है? सह संयोजक बंध होता है, जो कि अष्टक नियम का क्या कर रहा होता है? पालन कर रहा होता है। तो बात करते हैं कि सर ये लुईस का सिद्धांत, लुईस की थ्योरी, क्योंकि सबसे पहले लुईस की थ्योरी के आधार पर ही अपन ने देखा गया था कि सह संयोजक बंधों को अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि सन 1916 में लुईस ने ही धारणा दी गई थी भाई। सन 1916 में लुईस की धारणा के अनुसार ये सह संयोजक बंध की प्रकृति को समझाने में सफल रही। सबसे पहले ये किसने कहा था कि साजित परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये आपस में दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन देकर जिस बंध को बनाते हैं उस बंध को अपन कौन सा बंध कहते हैं? सह संयोजक बंध कहते हैं। ये किसने कहा था? लुईस ने। किसने कहा था? ये लुईस ने। कब कहा था? लुईस ने 1916 में सह संयोजक बंध को समझाने के लिए एक धारणा दी गई जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक धारणा। सन 1916 में लुईस ने सह संयोजक बंध की प्रकृति को समझाने के लिए जो धारणा दी गई उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक धारणा। और इस इलेक्ट्रॉनिक धारणा के अनुसार सह संयोजक यौगिकों में परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से, इस धारणा के अनुसार सहभाजित एक परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से, मतलब कि आपके पास एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के साझे से एक उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि एक नोबल गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। उस नोबल गैस जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए कोई कंपाउंड से कोई मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और वो अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। इस धारणा को अपन ये कहते हैं कि लुईस के अनुसार वो अपना अष्टक भी कंप्लीट कर रहा होता है और उसके साथ साथ क्या कर रहा होता है? अष्टक भी कंप्लीट कर रहा होता है वो, और उसके साथ साथ वह उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास भी प्राप्त कर रहा होता है। क्लियर? तो ये आपके पास हो गई लुईस की धारणा। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि एक सह संयोजी बंध
एक सहसंयोजी बंध एक इलेक्ट्रॉन युग्म से बनता है तथा बंध निर्माण के पश्चात साजित इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का अधिकार समान अधिकार होता है। अपन ये बोल सकते हैं कि आपके पास एक बंध युग्म, एक बंध जो बनता है वो दोनों परमाणुओं के साझे से बनता है और उस परमाणुओं के साझे के फलस्वरूप बने बंध के आधार पर उनके बीच में जिस बंध का निर्माण होता है उस बंध में दोनों परमाणुओं का समान योगदान होता है। भाई आपके पास ये नहीं है कि भाई अकेला एक लेके चला गया दूसरे का योगदान ही नहीं है, आपके पास दोनों का समान योगदान होगा और दोनों के समान योगदान के फलस्वरूप साजित बंधों के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, सहसंयोजक बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर भाई? तो अपने पास ये हो गए सहसंयोजक बंधों। सबसे पहले सहसंयोजक बंधों को समझाने के लिए या अष्टकपूर्ण करने के लिए साइंटिस्ट कैकुले ने भी दिया था। उन्होंने भी कहा था कि कैकुले ने सहसंयोजक बंधों के लिए एक रेखा प्रदर्शित करके उनका सुझाव दिया था और उसके आधार पर उन्होंने परमाणु को 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति भी साझी द्वारा कर सकते हैं। अर्थात यदि 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं तो सहसंयोजक बंधों में द्विबंध व त्रिबंध के गुण भी आ जाते हैं। भाई सबसे पहले कैकुले ने एक तीर के निशान के द्वारा बताया कि आप ये कह रहे हो कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है तो आपके पास इसमें एक तीर का निशान मतलब एक बंध बन गया, तो ये सहसंयोजक बंध के साझे के द्वारा ये इसका इलेक्ट्रॉन उसके द्वारा डबल बॉन्ड या आपके पास अधिक साझे द्वारा डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड का भी मतलब 3-3 बंधों का भी निर्माण कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास ये नहीं कि एक बार एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक ही बॉन्ड बनेगा सिंगल, ऐसा नहीं हो सकता है। ये इसका एक दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके परमाणु को आपस में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देकर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड का भी क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। क्लियर भाई? उसके बाद में अपने पास सहसंयोजक बंध की क्या हो गई, धारणाएं हो गई। लेकिन लुईस भी इसके साथ चल रहा था भाई सहसंयोजक बंधों के साथ, लेकिन लुईस ने कहा कि ये अपना क्या करते हैं, अष्टक कंप्लीट करते हैं और ये अष्टक कंप्लीट करने के लिए लुईस कहता ही है कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक धारणा कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और वो कौन सा गैस जैसा विन्यास प्राप्त करता है, उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करता है। वो ये चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन ले लूँ और मैं दे लूँ, तो एक स्थायित्व, अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, जैसे अपन अभी रहते हैं घर पे और अपन जैसे कॉलेज में कोई कि यदि अपन स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं तो अपन एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ले सकते हैं। मतलब कि आपके पास 10 रुपये कम पड़ रहे हैं, आप किसी पड़ोस दोस्त से ले लिए 10 रुपये, तो आप क्या होगे, एक स्टेबिलिटी होगी कि भाई मेरे पास 10 रुपये एक्स्ट्रा है। मतलब कि मैं जो स्टूडेंट आपके पास रिच वाला था जो उसके पास जाके आप बैठ सकते हैं, भाई मेरे पास में तेरे जितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब तेरे जितने पैसे हैं, तो मैं कहीं दबने वाला नहीं हूँ ना। तो उसको क्या लगेगा कि हाँ भाई इसके पास में उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास, मतलब कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और उधर क्या हो रहा है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके साथ दोस्ती कर रहा है। भाई आप ये कहो आप किसी दोस्त से 10 रुपए लेके आ रहे हो तो वो आपको क्यों देगा, क्योंकि आपके साथ उसके साथ दोस्ती अच्छी, मतलब आप साझा कर रहे हैं उसके साथ, आप हर चीज को शेयर करते हैं। तो आप यदि आप उसको दोगे तभी आपको देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आप उनसे लेते ही रहो और आप उसको दे ही नहीं रहे। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता है भाई, आपका साझा तभी होगा तब आप उसको भी दोगे और अपन आपस में एक दूसरे का क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो उसके आधार पर अपन उसका क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो लुईस की अवधारणा के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड का भी निर्माण कर सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे कार्बन होते हैं, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजक कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपके पास ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन के संयोजक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो कार्बोनिक कंपाउंड के बीच में कितना हो गए, 2 बॉन्डों का फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या कार्बोनिक कंपाउंडों के पास ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो देखो नाइट्रोजन की बात करें कि आपके पास नाइट्रोजन होता है, देखो ये हो गया आपके पास, ये बच रहा है ना। तो अब आप यदि ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे तो आपको यहाँ पे आपके पास वैलेंसी क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। ठीक है, देखो ये कार्बन कंपाउंडों के बीच में दो बॉन्डों का फॉर्मेशन हो गया। अब नाइट्रोजन की देखो, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, क्लियर, नाइट्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये एक बंद हो गया, अब इसका एक यहाँ पे हो गया, इसका एक यहाँ पे हो गया, तो ये एक साझा करके कितने बॉन्डों का फॉर्मेशन कर रहा है,
ये साझा करके कितने बॉन्डों का फॉर्मेशन कर रहा है, ये साझा करके ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड अपन साझा करके एक से ज्यादा बंधों का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। तो मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में देखो ये इसका इलेक्ट्रॉन, अभी तो है नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन ही दे दे इसको, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई आपके पास इसकी पहले संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4 5, इसके संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4 5। भाई इसने सबसे पहले इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो गया, फिर इसने इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया, डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया, फिर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो गया। ठीक है, तो एक तो हो गया सिग्मा और 2 हो गया पाई। ये तो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि सिग्मा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पाई कैसे। अभी आपको वैसे लुईस की अवधारणा देखनी है कि भाई अपना इलेक्ट्रॉन देकर ले देकर अपने डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि साझा ओनली एक इलेक्ट्रॉन ही करेगा, भाई एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो फिर बॉन्ड बन ही नहीं सकता, एक बार बन जाएगा। बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी आपके पास, बॉन्ड बनने की तब तक पॉसिबिलिटी रहेगी तब तक वो दोनों का समान साझा नहीं हो जाए। तो इसलिए अपन इसमें डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड का भी क्या कर सकते हैं, द्विबंध व त्रिबंध का भी निर्माण कर सकते हैं। क्लियर भाई। उसके बाद में अपन कहते हैं कि लुईस के सिद्धांत की क्या क्या सीमाएं रही, तो अपन का बात करेंगे। लुईस सिद्धांत की सबसे बड़ी सीमा तो यही थी कि संक्रमण धातुओं के यौगिक इस नियम की पालना नहीं करते हैं। आप ये कहते हो कि NiCO4 कंपाउंड है, ऐसे कोई कंपाउंड्स हैं उनके बीच में बंधन की व्याख्या को नहीं समझा पाता है, और ना ही संक्रमण धातुओं के बारे में कुछ कहता है। मतलब कि संक्रमण धातुएं इसको क्या करती है, फॉलो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि आप ये कहते हैं कि संक्रमण धातु में कौन सा बंध होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। मतलब कि कोई एक ही परमाणु अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वहां पे डोनेट करता है। क्लियर। तो संक्रमण धातु इसका पालन नहीं करती है, पहली सीमा हो गई। दूसरी सीमा PCl5 व SF6 जैसे परमाणु अणुओं में अष्टक का प्रसार होता है, अर्थात 72 इलेक्ट्रॉन में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे PCl5 होता है, इसमें 72 इलेक्ट्रॉन, कहते हैं कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होने ही नहीं चाहिए। आप ये कहते हो अष्टक कंप्लीट होना चाहिए, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होने नहीं चाहिए। जबकि PCl5 व SF6 जैसे कंपाउंडों में क्या होता है, अष्टक का प्रसार होता है। इसको ही नहीं समझा सका, ये इसकी लिमिटेशन हो गई। एक अपन ये कह सकते हैं कि कुछ तत्व जैसे BeCl2 कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे BeCl2 आपके पास हो गया, BeH2 BeCl3, ठीक है, BeCl3 ऐसे कंपाउंड अष्टक अपूर्ण होते हुए भी, अब यद्यपि अष्टक अपूर्ण होता है फिर भी स्थायी होते हैं। जबकि लुईस ये कहता है कि अष्टक पूर्ण होंगे वही स्थायी होंगे। लेकिन ये जैसे BeCl2 है ना, BH2 या BeCl2 BH2 BH3 BCl3 BF3 ये सभी कंपाउंड क्या है, अष्टक अपूर्ण होते हुए भी ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इसको नहीं समझा सका। क्लियर है। और ये कुछ धातु परमाणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात दो परमाणुओं के कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की विषम संख्या होती है। तो किसी एक परमाणु का विन्यास तो निश्चित रूप से अस्थायी होना चाहिए, इसको भी ये नहीं समझा सका। ठीक है। तो ऐसे करके अपन ये कह सकते हैं कि लुईस की कुछ कमियां रही थी, तो उसके आधार पर लुईस ने ये तो कह दिया कि भाई इनके बीच में बंधों का निर्माण होता है, सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है और वो आपस में साझे के फलस्वरूप बनते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स होते हैं उसमें वो साझा करती नहीं है, किसी में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ही किसी एक कंपाउंड द्वारा दिया जाता है, तो उसको नहीं समझा सका। ठीक है। तो स्टूडेंट्स धन्यवाद। अपन इसमें आपको ये आज तक मैंने पढ़ाया बस ओनली कोऑर्डिनेशन और लुईस की स्ट्रक्चर। अपन नेक्स्ट अपने टॉपिक में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अपन, हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा कल से अपन, जो इसका मेन टॉपिक अपना सिलेबस का वो होगा हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट। तो जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या पढ़ेंगे अपन, हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।